नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में चुनाव प्रचार अभियान थम चुका है। सातवें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होगी और उसके लिए चुनाव प्रचार अभियान थम चुका है। यानी कि देश में अब सिर्फ अंतिम चरण का मतदान शेष है और उसके बाद 4 जून को परिणाम आने बाकी हैं। लेकिन इसी दौरान प्रचार अभियान में नेताओं ने जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसी दौरान हेट स्पीच भी चर्चा का विषय रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक और विपक्ष को जमकर कोसा है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने कम किया है। तो साथ ही साथ अंतिम सभा पंजाब में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम सभा की है इस चुनाव की और राहुल गांधी भी पंजाब में पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत पारेख जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने कम कर दिया है, जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, एक कौम को टारगेट किया है, लगातार वो बयान दे रहे हैं, इस प्रकार से शिकायत और अंतिम चरण में जाकर के ये निकल करके आया है। 6 चरणों में मनमोहन सिंह कहीं नजर नहीं आए। देखिए, मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी अपना वक्तव्य याद दिलाया है और उनको उनकी गरिमा को याद दिलाने का काम किया है। आप देखेंगे कि पिछले 6 चरणों में मोदी जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो इस देश के संसदीय गरिमा को बिल्कुल ठेस पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा किसी भी प्रधानमंत्री की कभी भी नहीं रही जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। आप देखिए, मंगलसूत्र, मटन, भैंस, इसके अलावा परमात्मा, ऐसे कई चीज़ें हैं जिन सब जो बिल्कुल निरर्थक बातें उन्होंने की गई। अपने आप को उन्होंने परमात्मा बता दिया। कल का ही एक आप सब लोगों ने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के होने के अस्तित्व पे ही सवाल खड़े कर दिए कि एक मूवी आई उसके बाद लोग महात्मा गांधी को जानने लगे, जबकि सच ये है कि 70 से ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति लगी और मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग उनको फॉलो करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भटके से हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जो गंभीर मुद्दे इस देश के थे, बेरोजगारी, महंगाई, उन जैसे मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे उन्होंने लगातार कहीं पे भी कोई बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम लगातार अपने भाषणों से वो करते रहे। कभी वो मुसलमान की बात करते हैं, कभी वो संडे के दिन जो संडे की छुट्टी आती है उसको ईसाइयों से जोड़ के बात करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का काम उन्होंने लगातार किया और इस देश को की जो भावना है, मूल भावना है मानवता की, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच उतरी, भले किसान की बात करनी हो, युवाओं के न्याय की बात करनी हो, महिलाओं के न्याय की बात करनी हो, श्रमिकों के न्याय की बात करनी हो, हिस्सेदारी के न्याय की बात करनी हो। पंजाब की रैली में पीएम मोदी ने कहा है कि इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलाएं, नहीं तो 7 पीढ़ियों का काला चिट्ठा निकाल करके वो सामने रख देंगे, उनका पाप सामने निकाल करके रख देंगे। सेना के खिलाफ जो बयानबाजी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर लिया। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और सामने जो 4 जून को अपनी हार को देखते हुए बिल्कुल बौखला से गए हैं, क्योंकि 10 साल से उनका राज है और वो कह रहे हैं मेरा मुंह निकला है। तो भाई 10 साल से तो सिर्फ आप मुंह ही खोल रहे हो, उसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हो देश में। मुंह के अलावा आपने कुछ नहीं खोला है, ना देश की विकास की बात की, ना देश के मुद्दों की बात की है, ना देश में जो एक असमानता है उसको पाटने का काम किया, बोले सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक असमानता, उस पर किसी पे भी बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ आपने केवल बरगलाने का काम जनता को किया। आपकी कथनी और करनी में फर्क है और सिर्फ उल जुलूल स्टेटमेंट देने के अलावा आपने इस चुनाव में भी कुछ नहीं किया। आप पूरे 6 चरण उठा के देख लीजिए, 7वां चरण कल कंप्लीट होने वाला है। उन 7 चरणों में के स्टेटमेंट आप उठा के देख लिए, हर चुनाव के हर चरण से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट बिल्कुल निरर्थक है। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं, कभी भैंस की बात करते हैं, कभी किसी और चीज़ की बात करते हैं। उनके पास मुझे लगता है कि देश को बताने के लिए 7 साल 10 साल उनको सरकार को दिए देश की जनता ने, वो 10 साल के अपने काम उनको जनता को बताने चाहिए। तो उनके कामों को बताने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। और जो 10 साल पहले उन्होंने जो घोषणा पत्र में बातें की थी, भले वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करनी हो
गंगा सफाई की बात करनी हो, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करनी हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात करनी हो, सबको घर देने की बात करनी हो, महंगाई कम करने की बात करनी हो, बेरोजगारी कम करने की बात करनी हो, पेट्रोल डीजल के रेट्स कम करने की बात हो, डॉलर की रेट कम करने की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे बात हो सकती थी। लेकिन मोदी जी ने उन विकास के मुद्दों पर बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने को चुनना पसंद किया। लक्ष्मीकांत जी, आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता को भटका दिया, 10 साल का हिसाब नहीं दिया, जिस प्रकार से कहा है पंकज जी ने कि मोदी ने 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उनकी हताशा उनके भाषण में नजर आ रही है इनको। देखिए, तो सब जनता जानती है कि हताशा और निराशा किस में है। 4 जून को परिणाम क्या आने वाले हैं ये भी जनता जानती है, जनता तय भी कर चुकी है। इन सभी चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपार सफलता के साथ फिर से शासन की ओर लौट रही है, ये सब लोग जानते हैं। मेरे फाजिल दोस्त अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे। यदि इस देश में किसान निधि देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया काम किसने किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। यदि देश में किसानों की एमएसपी बढ़ाने का काम, 1.5 गुनी करने का काम किसने किया तो वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। यदि देश में महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार देकर 3 तलाक जैसे नासुर को हटाने का काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। यदि देश के कलंक धारा 370 को हटाने का काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। यदि इस देश के अंदर जिस प्रकार से विकास यात्रा के माध्यम से एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण करने का काम किया तो माननीय मोदी जी के संभव हुआ है। जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन और अन्य ट्रेन के माध्यम से जो आज़ादी के बाद 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक ट्रेन बनी थी, आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी जो पिछले 10 वर्षों 20,000 से अधिक इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनों का विस्तार हुआ है, ये माननीय मोदी जी की देन है। जिस प्रकार से देश और विदेश में विदेशों के अंदर भारत का सम्मान और गौरव बढ़ा है, ये माननीय मोदी जी की देन है। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, माननीय मोदी जी की देन है। और मेरे फाजी दोस्त कहते हैं कि रोजगार, यदि 20 करोड़ से अधिक पीएफ के अकाउंट खुलते हैं तो इस बात का सीधा जो तक अकाउंट की रोजगार मिले, रोजगार माध्यम सर्जन हुए। स्टार्टअप मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने का माननीय मोदी जी ने किया है। माननीय मोदी जी के आवास किसान आवास के माध्यम से लाखों परिवारों को लाभान्वित करने का काम किया है। माननीय मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से लाखों गाँव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। जल मिशन योजना के माध्यम से, जिसको राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था, हर घर में नल पहुंचाने का संकल्प के साथ गांव का पानी पहुंचाने का काम किया है। यदि मैं बात करूं, नहीं बैठूंगा अभी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई बातों का जवाब भी नहीं है। बिल्कुल। माननीय मनमोहन सिंह जी के बारे में भी आप कह रहे थे जी। माननीय मनमोहन सिंह जी कभी खुद के भाषण नहीं बोलते थे, लिखे हुए टाइपराइटर कॉपीराइटर की भाषण बोला करते थे। और वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके मुंह पर एक अध्यादेश फाड़कर एक सांसद ने फेंक दिया था, जिसका नाम राहुल गांधी है। ऐसे प्रधानमंत्री थी गरिमा, वे प्रधानमंत्री की गरिमा थी, वे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा थी। वे मनमोहन सिंह जी जो कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है तो अल्पसंख्यकों का है, वे मनमोहन सिंह जी हैं। मनमोहन सिंह जी पंजाब के चुनाव में एक सिख चेहरा होने का कांग्रेस ने वहाँ पर ले जाने का काम किया। पूरे चुनावों से माननीय मनमोहन सिंह जी दूर थे। ये मात्र दिखावा और दिखावे का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी पर कभी नीच, कभी खून का सौदागर, कभी अन्य, और मैं तो राहुल गांधी को देख रहा था जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वे तू तड़ाक मोदी तू जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे, मैं समझता हूँ भाषा की निम्नता का स्तर माननीय राहुल गांधी जी गिरा दिया। माननीय राहुल गांधी जी को छोड़िए, उनके बड़े नेता माननीय खड़गे साहब, अन्य सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गाली देने के अलावा कोई काम इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान नहीं किया। ये देश के अंदर भारी भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस ने बताया, निश्चित रूप बताया। एक फर्क देखिए आप, मैं बताता हूँ। एक बार 2014 का चुनाव आपको सबको ध्यान होगा, इस देश का वह चुनाव था जिसमें भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता संकल्पबद्ध थी। यूपीए 2 की सरकार थी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जनता सड़कों पर थी और भ्रष्टाचार को हटाने का एक संकल्पबद्ध चुनाव था और लेकर जनता निकली हुई थी। माननीय मोदी जी का चेहरा उन्हें आशा के रूप में दिख रहा था। जनता ने माननीय मोदी जी को चुना और माननीय मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2019 का चुनाव, बहुत कोशिश की कांग्रेस राफेल के मुद्दे को एक भ्रष्टाचार के रूप बदलने की, लेकिन जनता ने नकार दिया। फिर से मोदी जी को चुना, एक स्वच्छ प्रधानमंत्री को फिर से चुनने का चुनाव था। एक ऐसे नेता को जिसने विश्व के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ाया हो, ऐसे नेता को चुनने का चुनाव था। ऐसे नेता का चुनाव था 2019 का चुनाव, जिसमें अपार सफलता के साथ माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 2024 का चुनाव, न कांग्रेस के पास मुद्दा है, न विपक्ष के पास मुद्दा है। कभी औरंगजेब की तरह गाड़ने की बात करते हैं विपक्ष के लोग मोदी जी को, कोई आधारहीन तथ्यहीन बात लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। कई 2 शहजादे मिलकर कहते हैं 2 शहजादे मिलकर मोदी को नेस्ताबुद में पहुंचा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। इस प्रकार की भाषा का उपयोग कांग्रेस के लोग करते हैं, विपक्ष के अन्य लोग करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है। हमने कहा है हमें देश के विकास के लिए कटिबद्ध वचनबद्ध है। यदि आप, जब हम राम मंदिर के मुद्दे की बात भी मैं कर देता हूँ जी, हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी,
जिसकी स्थापना 1980 में हुई। पहला मैनिफेस्टो हमारा बना और पहले मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात किसी ने करने का साहस किया तो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की देन है कि राम मंदिर आज खड़ा है, चाहे न्यायालय के माध्यम से खड़ा हो। कांग्रेस के लोगों ने तो उस समय भी मुलायम से साथ दिया जब कार से वो गोलियां चल रही थी, और आज भी जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका था उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने का बहिष्कार करने का निर्णय किया। ये देश के माथे पर जो जिस प्रकार का कलंक लगाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, ये महापाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के लोगों ने धारा 370 हटाने का विरोध किया। मेरे अभी कह रहे थे, कांग्रेस के विपक्ष के नेता कह रहे थे उनके पास, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान पता नहीं क्या कर दिया, इतना डर किस बात का? देश की सेना के शौर्य पर बार बार प्रश्न खड़ा करना कांग्रेस का काम बन गया, विपक्ष का काम बन गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाने वाली सेना पर आप प्रश्न खड़ा करते हैं। यदि पाकिस्तान की मांद में जाकर हमारे सैनिक पाकिस्तान को शिकस्त करके आते हैं तो आप प्रश्न खड़ा करते हैं। आप लगातार प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सेना के शौर्य पर प्रश्न खड़ा करते हैं। किस प्रकार का काम कांग्रेस के लोग, कभी कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते कब भारत का विरोध करने लगे। ठीक है, लेकिन आज पंजाब का जो बयान देखा गया उसमें पीएम मोदी ने कहा, मन से इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलाए, नहीं तो 7 पीढ़ी के पाप निकालकर सामने रख दूंगा। तो मोदी जी चुप क्यों हैं? क्या मौन स्वीकृति दे रखी है? और 7 पीढ़ी की अगर बात करें तो 70 साल का राज जिसको चैलेंज किया जाता है, तो 7 पीढ़ी अगर जोड़ेंगे तो कितने साल बैक जाकर के वहां का ट्रैक रिकॉर्ड निकालने की बात मोदी जी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, देखिए इस वक्तव्य का तो आप यदि मोदी जी ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं, आपने जो बात कही, मैं शायद माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ समय पूर्व पूछी थी कि माननीय मोदी जी, जब आजकल तो शायद इंडी गठबंधन की गलबैयाँ चल रही है दिल्ली में, इसलिए आजकल अरविंद केजरीवाल जी विषय पर चुप रहते हैं। लेकिन जब पूछते थे कि माननीय सोनिया जी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा, माननीय सोनिया जी के ऊपर बड़े बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। माननीय राहुल जी जेल क्यों नहीं जा रहे, उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है। माननीय जिया जी राहुल वाड्रा साहब जेल क्यों नहीं जा रहे, उन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मिली। ऐसा प्रश्न आज आपने भी कर दी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कानून के दायरे में रहकर भ्रष्टाचारों पर लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी किया, लगातार कर रहे हैं। यदि माननीय सोनिया जी पर किसी प्रकार का कोई आरोप है तो माननीय सोनिया जी बेल पर चल रही है। माननीय राहुल जी पर जिस प्रकार आरोप है, माननीय राहुल जी बेल पर है। माननीय केजरीवाल जी पर जिस प्रकार के आरोप लगे हुए, माननीय केजरीवाल जी बेल पर है। तो निश्चित मान के चलिए समय आने पर सबबद्ध तरीके से और कानून के दायरे में रहकर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना होगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी होगी, माननीय मोदी जी वह काम करेंगे। ठीक है पंकज जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने आज पंजाब में कहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामले में डबल पीएचडी कर ली है, कांग्रेस की गोद से कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी आप पैदा हुई है, आपको और आपको कांग्रेस को दोनों को लेकर के उन्होंने घेरा है, गठबंधन को लेकर के घेरा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला उसको देखकर पहले से ही बौखलाए हुए हैं। ठीक है, वो बात तो आपने बोल दी। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाने के अंदाज की वजह से वो बार बार उल जुलूल बातें करने का काम सिर्फ वो कर रहे हैं। वो अगर भ्रष्टाचार की बात करते तो मुझे लगता है कि उनको भ्रष्टाचार की बात करते हुए शोभा नहीं देता, क्योंकि अजीत पवार की बात करनी हो जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला हो, प्रफुल्ल पटेल की बात करना हो जिन पे एयर इंडिया के घोटाले का मामला हो, शुभेंदु अधिकारी की बात करनी हो जिन पे घोटाला, शारदा चिट स्कैम का घोटाला का मामला हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, इसके अलावा प्रताप सरनाइक, ऐसे सैकड़ों नाम मैं गिनवा सकता हूं जिनके ऊपर, अशोक चौहान हो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी सरकार ने लगाए और जैसे उनकी पार्टी में गए तो वो सब दूध के धुले हुए हो गए। पहली चीज़ तो उनकी कथनी और करनी में सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। दूसरी, अगर महिला सम्मान की बात करें, आप देखेंगे कि मणिपुर में हम सब लोगों ने देखा कैसे हमारे जवानों की पत्नियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, किस तरीके से नग्न करके उनको घुमाया गया और इस उनकी गरिमा को तार होते हुए पूरे देश ने देखा किस तरीके से महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। और सबसे बड़ी बात, वो ब्रजभूषण सिंह जिसके ऊपर 6 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, संगीन धाराओं में दर्ज हैं, वो प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे संसद में बैठकर अटकेलियां करता है। प्रधानमंत्री उसके बेटे को टिकट दिया है। दूसरी बात, कल ही उस ब्रजभूषण के बेटे ने 2 से ज़्यादा लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और देश में कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस सरकार में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे अजय मिश्रा टेनी, उन्होंने हमारे किसानों को अपनी थार गाड़ी के नीचे उनके बेटे ने रौंद दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये सब लोगों ने हम लोगों को देश ने देखा। लक्ष्मीकांत जी अभी कह रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कर दिया, अगर कर दी होती तो किसानों को अब तक धरने पर बैठना थोड़ी पड़ता। जिन किसानों को 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और आप लोग उस पर हंस रहे हैं, ये आपकी गंभीरता को भी दिखाता है, संवेदनशीलता को। आप मुझे कंप्लीट करने दें, मैंने आपके सम्मान करते हुए मैंने कुछ भी बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो उन्होंने
700 से ज़्यादा शहीद हो गए हमारे किसान और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। देखिए दूसरी बात में आशीष जी कहना था, वो लगातार झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। स्टार्ट में जब चुनावी दौर शुरुआत हुआ, उन्होंने जो झूठ सबसे बड़ा जनता के सामने फैलाया कि हमारे घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग है, मुस्लिम जैसे शब्द हैं, केवल और केवल जनता को बरगलाने का काम किया। जिसके सबसे बड़ा सच क्या है कि उन्होंने गुजरात में 70 से ज़्यादा सब जातियों को, मुस्लिम सब जातियों को आरक्षण दिया है। उनका गठबंधन है टीडीपी से और जेडीएस से कर्नाटका में, टीडीपी से आंध्र प्रदेश में, उनके साथ मिलकर वो मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को वो दूसरा सच बताते हैं जो सच है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का और जुमले फैलाने का काम मोदी जी पिछले कुछ सालों में लगातार करते आ रहे हैं। वो जनता को ये हिसाब नहीं देते कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया। अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि बेरोजगारी में तो 20 करोड़ लोगों को उन्होंने नौकरियां दे दिया। मैं इनसे बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि ये हमारा आंकड़ा नहीं है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद ने यह आंकड़ा रखा कि पिछले 10 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। और आज ही निर्मला सीतारमण जी के पति ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अगर मोदी सरकार इस देश में वापस लौट के आई तो ये देश बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाएगा। ये तो इनके खुद के मंत्रियों के घर वाले लोग कह रहे हैं, तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। देश इनके झूठे वादों को समझ चुका है, इनकी नीति को समझ चुका है, इनकी रीति को समझ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं। देश में विकास की बात इनके एजेंडे में नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश की संप्रभुता के लिए, शांति के लिए, देश के विकास के लिए देश की जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है, इंडिया गठबंधन को चुनने जा रही है। ठीक है, चलिए लक्ष्मीकांत जी, जो आरोप लगाए गए हैं, रोजगार देने की बात की गई थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी या नौकरियां देने की बात की गई थी? क्योंकि नौकरियां अगर देने की बात की गई है तो ये तो, अगर ये लाइन अगर देखा जाए, गौर करें इस पर, तो 2 करोड़ नौकरियां कौन सी सरकार कैसे दे सकती है? केंद्र सरकार, मैं समझता हूं कि 2 करोड़ नौकरियां कैसे दे पाएगी 5 साल में? इतनी तो शायद वैकेंट पोस्ट ही नहीं होगी पूरी केंद्र सरकार के हाथ में। देखिए, मैं सब पहले, मैंने कभी भी नहीं कहा कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात की है। हमने सरकारी नौकरी देने की बात की है, कभी हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात का उल्लेख नहीं है। हमने सदैव कहा कि रोजगार के माध्यम सृजन करेंगे और लोगों को रोजगार मुखी बनाएंगे और रोजगार देंगे। अब ये भाषण और अन्य सब बातों को लेकर के बार बार कांग्रेस लोग ऐसा आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। मैं भी कांग्रेस के, मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, कह रहे थे मुस्लिम आरक्षण, और मैं जो इनका इसमें कर दिया। आप खुलकर कहिए ना, हम जैसे कहते हैं कि हम मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ है, जाति का आधार पर ओबीसी का आरक्षण मिले, बात ठीक है। आप खुले रूप में इसको स्वीकार के कहिए, विरोध करिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस के लोग नहीं कह सकते कि हम मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण विरोध करते, बल्कि उसकी बात करते हैं। हम कहते हैं जाति के आधार पर आरक्षण हो। यदि कुछ जाति किसी में ओबीसी के अंदर मुस्लिम की आती तो आ रही है, वो दे, उनको आरक्षण मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। लेकिन खुले रूप में कहते हैं हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे। भाई, आरक्षण का आधार क्या होगा? क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे आप? अल्पसंख्यकों की वो जातियां जो ओबीसी में आती है, उन्हें आज भी आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन आप तो खुलकर बात करते हैं कि हम तो धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान नहीं देता। ये बात कांग्रेस भी जान ले और उनके नेता भी जान ले। अभी मेरे फाजिल दोस्त महिला सम्मान की बात कर रहे थे। देश की महिलाएं इन्हें महिलाएं लगती है। दिल्ली की महिलाओं के खिलाड़ियों के साथ आप खड़े होते हैं, अच्छी बात है। आपको कहीं महिलाओं के साथ होता है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्षी दल के साथ खड़े हुए, कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता, ये आप जाने। लेकिन संदेश ख्याली पर 2 शब्द कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बंगाल में गए थे, बोल देते तो अच्छा लगता कि वे भी देश की महिला ही हैं। यदि वे जाते और माननीय प्रियंका गांधी जी राजस्थान की पवित्र धरा पर आती हैं और रणथंभौर में बैठ लिया और देखकर चली जाती हैं, यदि उस समय राजस्थान के अंदर कोटरी कांड हुआ था, यदि वहां जाकर पीड़िता से मिल लेती तो लगता कि राजस्थान की महिला उनके लिए बेटी, राजस्थान की बेटी है। लेकिन यूपी की बेटी से बलात्कार होने पर माननीय प्रियंका गांधी जी वहां पर जाती है और यूपी की बेटी बेटी नजर आती है, लेकिन राजस्थान की बेटी बेटी नजर नहीं आती। उन्हें माननीय कांग्रेस के सभी नेताओं को मिजोरम की अन्य स्तरों की बेटी नजर आती है कि राजस्थान की बेटियों फर्क देखिए, यूपी की बेटी बेटी है, राजस्थान की बेटी उनके लिए बेटी नहीं है, बात की बेटी नहीं है। इस प्रकार की बात कांग्रेस के लोग लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो की, अब जब मैं बात करता हूं, आपने क्या कहा? आप इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम जो ज्यादा वालों से लेंगे और कम वालों को देंगे। दोगे किसको भाई, ये तो बताओ। हम उसको देंगे जनसंख्या आधार पर, अनुपात के आधार पर बांट देंगे। तो आपका सीधे सोच, आपका सोच ये है कि जिसके पास ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उसको हम, जिसके कम बच्चे होंगे उसके उनकी संपत्ति लेंगे और दे देंगे। तो ये कहां आप जा रहे हैं? क्या ये आपका धार्मिक आधार पर बंटवारे करने की दिशा में आपका कदम नहीं है कि आप संपत्ति को, हिंदुओं की संपत्ति को लेकर मुस्लिमों को बांट देना चाहते हैं? जी, तो राजेश, हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की राजनीति करें। और भी मेरे फाजिल दोस्त एक बात और कह रहे थे, माननीय निर्मला सीतारमण पति बारे का, इस देश की जनता नहीं भूलती कि इलापंथ और कृष्णचंद्र पंत अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। माननीय सोनिया जी और माननीय मेनका गांधी जी अलग विचारधारा में रहते हैं।
माननीय अरुण शौरी जी, माननीय नेहरू जी अलग विचारधारा के केंद्र में रहे हैं जी। कई सारे ऐसे खंड और विखंड इस देश में देखने को मिलते हैं जब विचारधाराओं का समावेश एक परिवार में, एक घर में नहीं होता। यदि वैचारिक लड़ाई कहीं होती है परिवार के बीच, हो सकती है, आपके परिवार में हो सकता है, मेरे परिवार में हो सकता है। इसलिए वैचारिक बात को, किसी परिवार की बात को आप लाकर यदि सार्वजनिक जीवन में कहते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि व्यक्ति विचारधारा हो सकती है, हर व्यक्ति की विचारधारा अपनी अलग अलग है, परिवार की विचारधारा नहीं होती। यदि गांधी परिवार की विचारधारा एक होती तो माननीय मेनका जी आज कांग्रेस में नहीं होती। जी बिल्कुल। चलिए, दो सवाल और हैं जिन पर चर्चा करेंगे, समय सीमित है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई शब्द सामने आए जिन पर चर्चा हुई। बिहार की सियासत में देखें तो हेलीकॉप्टर में मछली, नारंगी, केक पर खूब चर्चा हुई, लेकिन आज अंतिम दिन वहां पर एंट्री हो गई है महबूबा की। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की 3 महबूबा, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, इनसे बहुत प्यार है और यही तीनों महबूबा की वजह से पीएम मोदी चुनाव हारेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं माननीय तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करूं, मैं नहीं समझता माननीय तेजस्वी यादव पूरे देश में कहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में है। पहले तो माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के कुछ जिलों से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। जिन मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, माननीय मोदी जी विश्व के नेता हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार में भी एक सिमटे हुए क्षेत्र के नेता हैं। इसलिए माननीय मोदी जी के बारे में जिस प्रकार की भाषा का और जिस बात का वे जिस प्रकार से बोल रहे, मैं समझता हूँ ऐसी संवैधानिक भाषाएं माननीय तेजस्वी यादव जी व उनके परिवार को शोभित करती है। जी बिल्कुल। पंकज जी, विपक्ष पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा है कि अपराध, भ्रष्टाचार, वंशवाद उनकी पहचान है। जो 3 महबूबा वो गिना रहे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, तो काउंटर किया है बीजेपी ने कहा है कि अपराध, भ्रष्टाचार और वंशवाद ये गठबंधन की 3 सबसे बड़ी अहम कैटेगरी उन्होंने डिसाइड की है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि फिर मैं कहूंगा कि मोदी जी कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और वो फंस चुके हैं इसलिए उलझुल बातें कर रहे हैं। वो तो फंस गए, लेकिन अपराध, भ्रष्टाचार, वंशवाद का जो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए और बार बार जवाब देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी वो विपक्षियों को बताते थे, जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने के बाद वो दूध के धुले हुए कैसे हो गए, और अगर वो वंशवाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको पहले अपने ही पार्टी में देख लेना चाहिए कि कौन कौन किस किस तरीके का वंशवाद कर रहा है। अमित शाह के बेटे इस देश के बीसीसीआई को चला रहे हैं, अनुराग ठाकुर हम सब जानते हैं कि प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं, दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रमोद महाजन की बेटी है और भी बहुत सारे नेता यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। तो मुझे लगता है कि वंशवाद खुद की पार्टी में नहीं दिखता, दूसरी पार्टी में वंशवाद दिखता है। सारे आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं, सिर्फ और सिर्फ झल्लाने का काम वो लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को बता देता हूं, वंशवाद की राजनीति उसे कहते हैं। माननीय राजीव गांधी जी इस देश की किसी राजनीति में नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें देश के प्रधानमंत्री बना दिया था। यह है वंशवाद। वंशवाद ये नहीं है कि माननीय राहुल गांधी जी राजनीति में क्यों आए हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी के पुत्र थे, अचानक राजनीति प्रवेश होता है। लेकिन आज यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस के बेटे के नेता यदि लगातार राजनीति कर रहे, देश की सेवा कर रहे हैं, यदि जनता बीच जा रहा है तो वो वंशवाद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय दुष्यंत सिंह जी हो या अनुराग ठाकुर साहब हो, ये सब लोग लगातार राजनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब मेरे फाजिल दोस्त अभी कह रहे थे कि अशोक चौहान जी और इनके सबका नाम लिया, क्योंकि समय नहीं है। हमने एक भी आदमी का केस वापस नहीं लिया है। उन पर न्यायालयों की विचारधारा, न्यायालयों के अंदर उन्हीं धाराओं में केस दर्ज है जिस धाराओं में पहले केस दर्ज था। अब कांग्रेस के लोग उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं तो इसका मतलब ये एक बात तो स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के अंदर भारी भ्रष्टाचार था। इस बात स्वीकार करते हैं ना। आज भ्रष्टाचार हमारे पास आ गए, ये आप बात कहते हैं तो इसका मतलब आपके भ्रष्टाचारी थे, और भ्रष्टाचार की जननी कोई थी तो कांग्रेस थी। यदि नेहरू मेमन घोटाले से शुरुआत होकर यदि बॉफेट्स की बात करूं, यदि यूपीए 2 के घोटालों की बात करूं, कोलगी इन घोटालों की बात करूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के घोटालों की बात करने के लिए एक अलग से डिबेट रखें तो मुझे लगता है 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कह देना चाहता हूं इसी तौर पर कि हमने किसी भी आदमी का, किसी भी नेता का कोई केस वापस नहीं लिया है। उन्हीं धाराओं पर न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमे विचाराधीन है। यदि लिए तो बता दी कांग्रेस। जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। चलिए एयर इंडिया का घोटाला, उसका केस वापस ले चुके हैं। अजीत पवार का ठीक है, पंकज जी, समय की सीमा है, इस पर चर्चा कभी किसी और दिन करेंगे। लेकिन अभी एक अंत में एक सवाल मैं करना चाहूंगा। पीएम मोदी चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद अब कन्याकुमारी पहुंच गए हैं और वहां पर विवेकानंद शिला पर 48 घंटे ध्यान लगाएंगे और पूरे देश में इसकी चर्चा है। साथ ही साथ विपक्ष इसको निशाने पर ले रहा है कि ये एक मार्केटिंग का तरीका है। क्या कहेंगे पंकज जी? डेफिनेटली प्रधानमंत्री मोदी ये लगातार पिछले कुछ सालों में करते आ रहे हैं, तो किसी भी तरीके से वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने अपने तरीके खोजते रहते हैं।
चूंकि लोकतंत्र है उस पर, लेकिन हमारे पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाकायदा शिकायत दर्ज कराई कि ध्यान मीडिया की भी भी शिकायत करेंगे? नहीं, क्योंकि ध्यान है तो ध्यान करे ना, वो अपने बिल्कुल अकेलेपन में ध्यान करे, उसका मीडिया पे प्रसारण करके किस तरीके का ध्यान होगा। 30 सेकंड में कंप्लीट करें इसको, बात को। हो गया आपका? जी चलिए बताइए लक्ष्मीकांत। ये इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है मैं जनेऊ पहनता हूं, कुर्ते बाहर दिखा के जनेऊ पहनकर घूमूं, यह है इवेंट। इवेंट ये नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला, मेरा धार्मिक स्वतंत्रता है कि मैं ध्यान में जा रहा हूं। तो ध्यान में जा रहा है तो टीवी पे तो प्रसारित देश के करवाएं, प्रधानमंत्री टीवी को मना कीजिए, मीडिया को मना प्रधानमंत्री कीजिए, को मीडिया को किसी से प्रसारित प्रसारण हो रहा है तो कीजिए। आपको ये बिल्कुल तकलीफ निजी है। कार्यक्रम है। आपको तकलीफ बिल्कुल क्यों निजी है? कार्यक्रम है। राहुल गांधी बिल्कुल निजी कुर्ते कार्यक्रम के है। बाद प्रसारित जनेऊ निकाल किया के घूमते, लेकिन बात ये आपको इवेंट प्रसारित गुजरात चुनाव में मेरे दोस्त, ये सिर्फ देश की राहुल जनता को गांधी बचाने का काम है। एक मिनट भाई, ये बता दो जनेऊ होते हैं, एक संस्कार होता है। राहुल गांधी का जनेऊ संस्कार कब हुआ बता दे। ये जनेऊ निकाल के बाहर घूम रहे थे राहुल गांधी गुजरात चुनाव में। वे माननीय राहुल गांधी जी बता दें जनेऊ कब हुई थी और कौन से मंत्री के साथ हुई थी। माननीय राहुल गांधी झूठ की जितनी राजनीति करते हैं ना, इस देश में कोई नहीं करता। ये देश 4 तारीख को सबको बता देगा कि कौन झूठ बोल रहा है। वो कुर्ते में मैं जनेऊ नहीं पहनता हूं, लेकिन मैंने कभी कुर्ते बाद जनेऊ नहीं पहनी। मैंने कभी कुर्ते बाद जनेऊ नहीं पहनी। और जो व्यक्ति अपने पिता के गोत्र को बताने में शर्माता हो वह है राहुल गांधी। अपने नाना का गोत्र बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती, मुझे अपने पिता गोत्र बताने में गर्व महसूस होता है। ठीक है, बताएं फिरोज खान का क्या गोत्र था वे बताएं, अच्छा लगेगा हमें। चलिए, चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है और अब अंतिम चरण की वोटिंग की बारी है। आज की चर्चा में आप दोनों मेहमान शामिल हुए, पंकज जी कांग्रेस से और बीजेपी से लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की विभिन्न मुद्दों को लेकर। अब वोटिंग का इंतजार पूरी देश की जनता को है। अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न होगी 1 जून को और 4 जून को परिणाम आएंगे और परिणाम दिलचस्प होंगे। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।